हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स फॉर्मूला शीट। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला शीट लिख रखी है, हम रिवाइज करेंगे फॉर्मूलाज को, ठीक है। सो दिस इज माय लास्ट वीडियो ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इस पीडीएफ मतलब इस शीट की आपकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। उसी के साथ जो हमने पीछे जितने भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ट्यूटोरियल सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी हमने प्रैक्टिस किया है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर, उस सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले आपके पास आता है व्हाट इज वन रिडबर्ग। सो वन रिडबर्ग इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम, एंड हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। सो वन रिडबर्ग इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एटॉमिक यूनिट की बात करें, सो वन रिडबर्ग इज 0.5 टाइम्स एटॉमिक यूनिट। उसके बाद एक कांस्टेंट आता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसका एक्सप्रेशन होता है हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस सी। तो यहां पर जब सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास एक नंबर निकल के आता है 1/137 अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, काफी जगह पे यूज होता है, सो इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्प्लिटिंग होती है वो 2s+1 L लेवल्स में होती है, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, जीमेन स्प्लिटिंग। दैट स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। सो लेवल स्प्लिट अकॉर्डिंग टू एमजे वैल्यूज। ये मैंने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि इसके अंदर एमजे लेवल्स के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पर 2s+1 L लेवल्स के अकॉर्डिंग होती है। एनर्जी ऑफ लेवल एनी लेवल इन Gman splitting is given by mu b gj mj into b, where mu b is your Bohr magneton, gj is Lande g factor, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1 प्लस j इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइड बाई 2j इंटू जे प्लस वन। ये 2j इंटू जे प्लस वन सिर्फ यहाँ पर आता है j के नीचे, 1 इससे अलग होता है, ठीक है। mj आप निकाल लोगे, b आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। एनर्जी, इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों फॉर्मूलाज थोड़े थोड़े से सिमिलर हैं। कांस्टेंट टर्म सेम है, ये टर्म यहाँ कहीं पर एल है, कहाँ कहीं पर जे है, ठीक है। 3/4 पहले है, 3/4 माइनस है, तो तीनों को बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लेट। जब आप फाइन स्ट्रक्चर कंसिडर करते हो मल्टीप्लेट, तो आपके पास जो एनर्जी है ऑफ लेवल एन having J value is given by En, where En is the energy of nth level, that is -13.6 into Z square divided by n square. This is En, ठीक है। 1 प्लस Z अल्फा बाई एन स्क्वायर, Z अल्फा बाई एन के साथ मल्टीप्लाई में आएगा n अपॉन J प्लस 1/2 -3/4। This is the expression for fine structure multiplet. Degeneration of levels. Two levels having same n and j values are degenerate levels. जब आप डायग्राम्स ड्रॉ करोगे तो वहां पर सिलेक्शन रूल ध्यान रखना। सिलेक्शन रूल आप क्या लेते हो, डेल्टा एल शुड बी +-1। इट मीन्स आपका S टू P ट्रांजिशन होता है, P टू S होता है, D टू P होता है, ऐसे ट्रांजिशन होता है। सेम लेवल्स में ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा J शुड बी 0, +-1। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास आता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट कितना होता है, डेट इज इक्वल्स टू -En Z अल्फा बाई एन स्क्वायर इंटू 3/4 माइनस n अपॉन L प्लस 1/2, ठीक है। अगर हम टोटल और नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट निकालें, दोनों डिफरेंट हैं। ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर रिलेटिविस्टिक शिफ्ट कितना है उसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास टोटल नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी शिफ्ट कितना है, ये उसका फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, यहां पर L प्लस 1/2 है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, टोटल नेट और नेट रिलेटिविस्टिक एनर्जी के अंदर आपके पास J प्लस 1/2, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूलाज को ध्यान रखना। अब जहां पर जो डेल्टा ई है, देखो ई एन किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आपका डेल्टा ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, जेड की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, एक जेड स्क्वायर यहां से आता है, जेड अल्फा जेड स्क्वायर देखो यहां पे है, एक जेड स्क्वायर इसके अंदर से आता है। सो टोटल डिपेंडेंसी कितनी होती है, जेड पावर 4, ठीक है।
सो किसी भी दो एटम के लिए आपको डेल्टा ई दे देगा, एंड या डेल्टा मतलब जेड दे देगा, दो एटम्स के आपको डेल्टा ई निकालना होगा किसी का, ठीक है। नाउ फिर एक टॉपिक आता है हमारे पास, फाइंड, जो उस टाइप के क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पॉसिबल टर्म फॉर अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। सो वहां पर आपके पास दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आइदर वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आपके पास नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू सेम एन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 2p², दोनों इलेक्ट्रॉन पी लेवल के अंदर है, ठीक है, पी ऑर्बिटल के अंदर है। तो ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पॉसिबल टर्म्स कैसे कैलकुलेट करनी है, देखो कुछ स्टेप्स में बताता हूं। आपको दोनों इलेक्ट्रॉन का L1 L2 लिखना है, उसके बाद कैपिटल L को कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला L1 - L2 टू L1 + L2। आपको दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन लिखना है S1 - S2 टू S1 + S2। तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी, सिमिलरली यहाँ पर कुछ वैल्यूज आएंगी। फिर आपको एक टेबल बनानी है, यहां पर आप लिखोगे L वैल्यूज, यहां पर लिखोगे S वैल्यूज, यहां पर लिखोगे आप कैपिटल J वैल्यू, जो कि L - S टू L + S होती है, ठीक है। फाइन, यहां पर भी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहां पर आपको लिखनी है टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स आप लिखोगे कैसे, 2s + 1 LJ, यहां पर LSJ की वैल्यू के हिसाब से टर्म्स आ जाएंगी, टोटल पॉसिबल टर्म, सॉरी टोटल टर्म्स। आउट ऑफ दीज टोटल टर्म्स ओनली फ्यू टर्म्स विल बी पॉसिबल। वो कैसे चेक करोगे आप, यूजिंग योर एंटीसिमेट, जो हमारा टोटल वेव फंक्शन होता है दैट शुड बी एंटीसिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड हमारा जो टोटल वेव फंक्शन होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड द स्पिन पार्ट। स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज गवर्नड बाय योर कैपिटल L वैल्यू एंड स्पिन पार्ट इज गवर्नड बाय कैपिटल S वैल्यू। अगर कैपिटल S की वैल्यू 0 होती है तो हमारा स्पिन पार्ट क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा। अगर कैपिटल S की वैल्यू 1 होगी तो हमारा जो स्पिन पार्ट होगा वो सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली L के लिए हम कैसे चेक करते हैं, -1 L। जब हमारी L की वैल्यू इवन होगी तो ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होगा, एंड ओड वैल्यूज होंगी तो -1 मीन्स ये पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा। सो आपका टोटल वेव फंक्शन एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा एंटी सिमेट्रिक। अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। उसी केस में वही टर्म्स पॉसिबल होंगी जिनके लिए जो टोटल वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक आएगा। ये चेक कर लोगे आप, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। L की वैल्यू देखना इवन है तो यहाँ पे छोटा सा लिख देना कि सिमेट्रिक, यहाँ पे बेस्ड अपॉन कि 0 है 1 है, ठीक है। लेट्स से एंटीसिमेट्रिक आएगा तो आपका टोटल वेव फंक्शन कैसा होगा, एंटीसिमेट्रिक। तो यू विल से यस दिस टर्म इज पॉसिबल। कुछ टर्म्स पॉसिबल नहीं आएंगी जिनके लिए टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक आएगा, उनको इग्नोर कर देंगे। जिनके लिए एंटी सिमेट्रिक आएगा वो पॉसिबल टर्म्स हम लिख देंगे, ठीक है। यहां पर एक नोट करने की चीज है कि फॉर ऑल क्लोज शेल, फॉर एग्जाम्पल 1s2 2p6 3s2 3d10, जो भी क्लोज्ड शेल होती है आपके पास, क्लोज कॉन्फ़िगरेशन, उनके लिए एक सिंगल टर्म आती है 1s0 टर्म, ठीक है। इसको बस ध्यान रखना। अब देखते हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, लेट्स से आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन्स विच बिलोंग टू डिफरेंट n वैल्यूज, डिफरेंट लेवल्स, np n''p। ओके, सो इसके आप इसमें आपको कैसे करना है, L1 L2 लिखना है दोनों इलेक्ट्रॉन का, S1 S2 लिखोगे, कैपिटल L की वैल्यू निकालोगे, कैपिटल S की वैल्यू निकालोगे, and with the help of capital L and capital S write terms using L and S 2s + 1 LJ। no need to check for कि हमारा टोटल वेव फंक्शन, यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सभी पॉसिबल होंगी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के केस के अंदर, ठीक है। इन केस आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इफ 3 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन का आप कैपिटल N एंड कैपिटल S निकालोगे, फिर उसका आप कॉम्बिनेशन लोगे थर्ड इलेक्ट्रॉन के L के साथ, L3 के साथ। सिमिलरली कैपिटल S का कॉम्बिनेशन लोगे S3 के साथ, आपके पास न्यू L' एंड S' आ जाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ L' एंड S' यू हैव टू राइट द टर्म्स, ठीक है। दिस इज फॉर 3 इलेक्ट्रॉन नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां पर, हाँ यहां पर ध्यान रखना, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट के केस में जो क्लोज्ड फील्ड सब शेल होती है उनके लिए तो 1s0 आता है, लेकिन जो जैसे P है, P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है या P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए आपके पास सेम टर्म्स आएगा। जैसे p² एंड p4, दोनों के अंदर आपके पास सेम टर्म्स आएंगी, ठीक है।
ये आप ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल, मीन्स यूनिट 2 के पास, यूनिट 2 में आते हैं, ठीक है। यूनिट 2 में सबसे पहले आपको हैमिल्टोनियन लिखना आना चाहिए डायटोमिक मॉलिक्यूल का। सो हैमिल्टोनियन ऑफ टोटल डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दीज टर्म्स: Tn plus Te, UEE plus UEN plus UNN, whereas Tn represents the kinetic energy of nuclei, Te is the kinetic energy of electron, potential energy of electron जो कि repulsion होगा, attraction between electron and nucleon और nuclei, और then repulsion between nuclei जो आपके न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके बीच की रिपल्शन, ठीक है। सो दीज टर्म्स, इलेक्ट्रॉन, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन वाली टर्म है, Te पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, ये तीनों टर्म हमें देती हैं हैमिल्टोनियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, इसको हम बोलते हैं HEL। Tn plus UNN, these two terms, combination of these two terms is known as the nuclear Hamiltonian। तो क्वेश्चन में काफी बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड देन इंडिविजुअली राइट द इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन एंड द न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन। तो वहां पे इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेना। तो इसका फुल एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास हैमिल्टोनियन का? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m summation over alpha del square alpha divided by m alpha minus h cross square divided by 2 times mass of electron, and similarly this is the electron repulsion, this is attraction between electron and nuclei, and this is repulsion between nucleons in nuclei, ठीक है। सो दिस इज द टोटल हैमिल्टोनियन। यहां से इन टर्म्स को सेपरेट कर लेना अब, फॉर इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन एंड न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन। नाउ फिर उसके बाद आता है हमारे पास ओवरलैप इंटीग्रल। सो ओवरलैप इंटीग्रल को हम SAB से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है 1SA इंटू 1SB इंटू डी टाउ। तो जब आप इस पूरे इंटीग्रल को सोल्व करते हो तो आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल माइनस KR 1 प्लस KR क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। दिस इज ओवरलैप इंटीग्रल। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसिएशन एनर्जी D0 एंड इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी। क्या रिलेशन होता है? दैट डिसोसिएशन एनर्जी D0 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी माइनस हाफ एच न्यू। हाफ एच न्यू को हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, एंड ओमेगा के टर्म्स में हम हाफ एच क्रॉस ओमेगा के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर आपके पास ये तो है जब फ्रीक्वेंसी आपके पास स्टैंडर्ड SI यूनिट्स में गिवन है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है, जो कि बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर टाइम्स आपको फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में ही मिलेगी, तो आप डिसोसिएशन एनर्जी कैसे निकालोगे? डिसोसिएशन एनर्जी इज DE माइनस हाफ, इसको C से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। C से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यूनिट्स बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी का रिलेशन विद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। सो relation of vibrational energy with electronic energy is 2 times EE electronic energy root of ME divided by MN, where EE is the electronic energy and ME is the mass of electron, MN is the mass of nucleus। Similarly rotational energy के अंदर आपके पास जो EN है, ER से हम इसको डिनोट करते हैं, that is 2 times EE। डिफरेंस क्या है दोनों में कि रोटेशनल के अंदर आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आता है ME एंड MN के ऊपर। फाइन, क्लियर है? इन दोनों एक्सप्रेशन को याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको दे देंगे, न्यूक्लियर के बारे में आपको बता देंगे कौन सा है, मास आप वहां से निकाल लोगे, आपसे पूछ लेंगे कि फाइंड वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। नाउ लेट्स कम टू दिस इंपॉर्टेंट पार्ट, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूल्स आपको दे देंगे डिफरेंट, C2O2 N2 प्लस F2 O2 माइनस, ठीक है। आपको उनकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आपने हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिखी थी। फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 एंड इन केस n ग्रेटर देन 14, तो आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद कर लो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, स्टार वाले जहां पर भी है इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद आता है आपके पास पाई ऑर्बिटल। तो पाई 2px, पाई 2py, ये दोनों कैसे होते हैं? डीजेनरेट होते हैं।
ठीक है, डीजनरेट होते हैं तो आपके पास 2 यहाँ पर फिल करोगे, 2 यहाँ पे। देन उसके बाद आता है सिग्मा 2pz। जब सिग्मा 2pz फिल कर दोगे तो पहले इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा, सो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, 2 फिल करोगे। सिमिलरली अब इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा। n ग्रेटर देन 14 में क्या चेंज होता है कि जो ये सिग्मा 2pz है ये पहले आ जाता है यहाँ पे, पाई 2px पाई 2py से पहले आ जाता है। देखो बस पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। अच्छा, ये जो सिग्मा 2pz है ये सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहले आता है, एंटी बॉन्डिंग में ये बाद में ही आता है। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद कर लो। इसी से रिलेटेड आप पैरामीटर्स निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 होता है, योर मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। मोर बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मोर स्टेबल। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल के लिए आपके पास बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेंगे, एंड पूछ लेंगे वहां पे कि बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। सो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद मटेरियल पूछ सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल। सो वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो अनपेयर्ड हुआ तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड होगा तो वो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, क्लियर है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, इंपॉर्टेंट है। नाउ जैसे हमने पॉसिबल टर्म्स लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऐसे ही हमें पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखती होती है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है पाई डेल्टा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको 4 स्टेप में ब्रेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एमआई ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। सो एमआई क्या होता है, आपके पास पाई के लिए आपके पास क्या होता है, m इज इक्व टू +-1। डेल्टा के लिए आपके पास m इज इक्व टू +-2। ठीक है, एंड फॉर s आपके पास m क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली बाकी सब ऑर्बिटल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट mi फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के लिए mi लिखोगे, जैसे इसके लिए हमने लिखा +-1, इसके लिए +-2। देन यू हैव टू ऐड ऑल दीज mi वैल्यूज। ठीक है, आप सबको ऐड करोगे, 4 वैल्यूज आएंगी। एक बार +2 +1 लोगे, एक बार -2 -1 लोगे, यहाँ से +2 -1 लोगे, -2 +1 लोगे, तो 4 वैल्यूज आएंगी। उनका मोड लेना है। सो लैम्डा क्या होता है हमारे पास, मोड ऑफ ml वैल्यूज। ठीक है, वहां से आपके पास कुछ टर्म्स आए, मतलब कुछ वैल्यूज आएंगी। अब लैम्डा हमारी वैल्यू, जैसे लैम्डा की वैल्यू 0 होती है तो वो सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा की वैल्यू 1 होती है तो वो कैपिटल पाई को रिप्रेजेंट करता है। लैम्डा की वैल्यू 2 तो डेल्टा को, 3 तो फाई, 4 तो गामा। सो आपको लास्ट में जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, आपको सिंपली टर्म लिख देनी है 2s+1 लैम्डा, 2s+1 लैम्डा। लैम्डा का यहाँ पे सिंबल लिख देना अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पर नोट करना कुछ चीज़ें कि क्लोज, जैसे हमारे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लोज शेल के लिए हमारे पास एक टर्म आती थी 1s0। सिमिलरली मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो आपके पास एक टर्म आती है 1 सिग्मा फॉर क्लोज शेल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। पाई या पाई/3 दोनों के लिए सेम पॉसिबल टर्म्स आएंगी। लैम्डा की वैल्यू जब 0 होती है तो वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। तो सिग्मा के लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, प्लस या माइनस। बाकी किसी भी ऑर्बिटल के लिए, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होती है। सो इतना ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ से आप पॉसिबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम मूव करते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 में हम सबसे पहले देखते हैं रोटेशन स्पेक्ट्रा। रोटेशन स्पेक्ट्रा से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन फॉर एग्जांपल आपके पास एनर्जी जूल में गिवन है तो इसको HC से डिवाइड कर देना टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है तो HC से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपकी जूल में आ जाएगी। दिस एनर्जी कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फर्स्ट जो कांस्टेंट आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर, वो आता है हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट B। एंड आई थिंक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। रोटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आपके पास क्या होता है, h/8π²IC। I is your moment of inertia, C is speed of light. So moment of inertia is μr²
यहाँ पे मैंने सी भूल गया हूँ, तो यहाँ पे सी लिख लेना, ठीक है, सी। वेयर म्यू इज योर रिड्यूस मास, एंड किसी भी मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास कैसे लिखते हैं, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वेयर व्हाट आर m1 एंड m2, m1 एंड m2 आर द मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल, एंड r इज योर बॉन्ड लेंथ, जो r है ये हमारी बॉन्ड लेंथ होती है उस मॉलिक्यूल की। फर्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं दैट इज आवर रिजिड रोटर मॉलिक्यूल, दूसरा हम कंसिडर करते हैं नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल। तो दोनों के लिए हमारे पास पहले एनर्जी लेवल लिखते हैं, एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल इन रिजिड रोटर इज गिवन बाय बी जे इंटू जे प्लस वन एंड इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, वेयर जे इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर। So the frequency of transition between two levels j to j plus 1 is given by ej plus 1 minus ej। तो जब आप j की जगह पे j plus 1 पुट करोगे एंड माइनस इस टर्म को करोगे तो आपके पास आएगा 2bj plus 1। ये सब याद होना चाहिए। उसके बाद ये भी याद होना चाहिए कि एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट j लेवल्स आपके पास कितना होता है, 2b होता है। नाउ फिर आपके पास होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे वैल्यू फॉर विच पॉपुलेशन विल बी मैक्सिमम, मींस किस रोटेशन लेवल के लिए आपके पास जो पॉपुलेशन होगी वो मैक्सिमम होगी मॉलिक्यूल्स की। तो दैट इज गिवन बाय जे इज इक्वल टू अंडर रूट के टी अपॉन 2bhc माइनस 1/2। अब हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन को कंसिडर करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन हमने अच्छे से डिस्कस किया था जब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे कि उसका ओरिजिन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। सो जब हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन को कंसिडर करते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल है होता है वो नॉन रिजिड रोटर बन जाता है, ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ रोटेशन लेवल बिकम्स ई जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन, ये पहले से था। एनर्जी माइनस हो जाती है डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का स्क्वायर, वेयर डी इज योर डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन इज गिवन बाय, अगेन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ई जे प्लस वन माइनस ई जे। तो जब आप जे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास आएगा 2b इंटू जे प्लस वन माइनस 4d इंटू जे प्लस वन क्यूब। ये सारे एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए ताकि आप डायरेक्टली एग्जाम में इन्हें यूज कर पाओ, टाइम सेव होगा काफी, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी रहता है तो ई जे की वैल्यू दोनों के लिए याद रखना, नॉन रिजिड रोटर के लिए और रिजिड रोटर के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन आप कैलकुलेट कर लेना, 2 स्टेप का प्रोसेस है, जस्ट जे प्लस वन माइनस जे करना है, ठीक है, एनर्जी की। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन D एंड रोटेशनल कांस्टेंट B, एंड दैट रिलेशन इज दैट D इज इक्वल टू 4b क्यूब डिवाइड बाय न्यू स्क्वायर, वेयर न्यू इज द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। अब डिपेंडेंसी देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की रिड्यूस मास के ऊपर। तो देखो B 1/μ के प्रोपोर्शनल होता है, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, तो B क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/μ क्यूब, and frequency of rotational frequency is proportional to 1 by root of mu। तो जब स्क्वायर करोगे इसका तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/μ। तो डिस्टॉर्शन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा डन है, उसके अंदर 2 स्पेक्ट्रा है आपके पास, 2 मॉलिक्यूल के लिए, रिजिड मॉलिक्यूल एंड नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। दोनों की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन, रोटेशनल कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इन वाइब्रेशनल, अब जैसे रोटेशनल लेवल की एनर्जी होती है वैसे ही आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, एंड दैट इज गिवन बाय ई वी प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा, वेयर v इज योर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर एक आपके पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है ईवी का, v प्लस 1/2 इंटू न्यू ई, वेर न्यू ई इज द इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी माइनस v प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू एक्स ई इंटू न्यू ई, वेर एक्स ई इज द एन हार्मोनिक कॉन्स्टेंट, ठीक है।
तो आपके पास दो है यहाँ पे, एक इक्विलिब्रियम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड एक्स ई एन हार्मोनिक कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना इसको, सब कुछ इससे डिराइव कर सकते हो। अगर ये एनर्जी के एक्सप्रेशन याद है ना आपको, तो उससे आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो। उसके बाद आता है जीरो पॉइंट एनर्जी। सो जीरो पॉइंट एनर्जी आपके पास होती है 1/2 1 - 1/2 इंटू एक्स ई इंटू न्यू ई बार। बार सिंपली यहां पर रिप्रेजेंट करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर में है, वेव नंबर की यूनिट में। So there is a relationship between fundamental vibration frequency and equilibrium oscillating frequency, and that relation is that fundamental vibrating frequency is equal to nu e equilibrium vibrate oscillating frequency 1 - 2xe। तो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी दे देंगे आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, ठीक है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट दे देंगे। फिर हमारे पास कुछ फंडामेंटल ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे यहां पे गिवन है फंडामेंटल ट्रांजिशन जो कि v इक्वल्स टू 0 से 1 पर होता है। अगर फर्स्ट ओवरटोन ट्रांजिशन की बात करें तो वो v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 2 तक होता है। सेकंड ओवरटोन ट्रांजिशन की बात करें तो v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 3 तक पर जो ट्रांजिशन होता है, दैट इज योर सेकंड ओवरटोन ट्रांजिशन। फाइन, नाउ लेट्स कम टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेवल्स इन एनी स्टेट, दैट इज गिवन बाय v मैक्स, एंड v मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 टाइम्स एक्स ई -1। अब यहां पर हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है। जस्ट यहां पर E0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो पॉइंट एनर्जी, एंड जीरो पॉइंट एनर्जी यहां पे किसके इक्वल होती है, 1/2 1 - 1/2 एक्सी इंटू न्यू ई बार। अगर हमारी जो डिसोसिएशन एनर्जी है कॉन्टिन्यूम लिमिट के लिए, सो फॉर कॉन्टिन्यूम लिमिट हमारी जो डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टिन्यूम लिमिट माइनस एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है हमारे ट्यूटोरियल के अंदर। अब रोटेशनल, अब देखो हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, फिर हमने डिस्कस किया वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब हम रोटेशन वाइब्रेशन ट्रांजिशन देखते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन और यू कैन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमारी बीच में लाई करती है पी एंड आर ब्रांच के, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसको हम न्यू जीरो बार से रिप्रेजेंट करते हैं। frequency of first line of R branch, that is R0, and frequency of first line of P branch, that is P1, divide by 2, इन दोनों के मिड पॉइंट पर ये लाई करती है, that is frequency of band origin, and the separation between first line of P and R branch is 4B। कितना होता है, 4B। डायग्राम में मैंने काफी बार आपको दिखाया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ P एंड R ब्रांच इज 4B, उनका जो सेपरेशन होता है। सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट P एंड R ब्रांच इज 2B। अगर आप किसी दो P लाइन के बीच का सेपरेशन देखोगे दैट इज 2B। सिमिलरली किसी भी दो एडजेसेंट R लाइंस की R लाइन देखोगे, मतलब R ब्रांच के अंदर लाइंस का सेपरेशन देखोगे दैट इज 2B, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड आर ब्रांच हम कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ पी ब्रांच इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन माइनस 2B इंटू जे प्राइम प्लस 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ आर ब्रांच इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन प्लस 2B इंटू जे डबल प्राइम प्लस वन। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो आर ब्रांच आपका राइट हैंड साइड में आता है तो बीच में प्लस होगा, पी ब्रांच आपका लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो इसमें बीच में माइनस आएगा। इसमें बस ये ध्यान रखना, इसका जो सिलेक्शन रूल होता है पी ब्रांच का दैट इज डेल्टा जे शुड बी प्लस -1, एंड आर ब्रांच के लिए डेल्टा जे शुड बी +1। तो इसलिए ये लोअर, जहां पर लोअर जो लेवल होता है दैट इज जे डबल प्राइम एंड अपर लेवल इज जे प्राइम, तो इसमें जे डबल प्राइम आता है, इसमें जे प्राइम आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ बैंड हेड। अब हमने एक होता है बैंड ओरिजिन जहां से हमारा बैंड ओरिजिनेट होता है, एक होता है बैंड हेड जहां पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड्स है वो टर्मिनेट हो जाती है। सो द पोजीशन ऑफ बैंड हेड कोरस्पॉन्ड्स टू पी वैल्यू, एंड पी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी प्राइम प्लस बी डबल प्राइम डिवाइड बाई 2B प्राइम माइनस बी डबल प्राइम। ये पी का फॉर्मूला होता है। अगर बी प्राइम ज्यादा होता है बी डबल प्राइम से, सो बैंड हेड विल लाई इन और बैंड हेड विल अकर इन पी ब्रांच, सो पी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। अगर बी प्राइम इज लेस देन बी डबल प्राइम,
देन बैंड हेड विल अकर इन आर ब्रांच विद पॉजिटिव पी वैल्यू। सो पी की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है, वो आपको क्वेश्चन में इनसे डिसाइड करनी है, बी प्राइम एंड बी डबल प्राइम से। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड क्यू ब्रांच इज गिवन बाय, ये न्यू वी प्राइम एंड वी प्राइम सिंपली डिनोट्स योर फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन, इसको आप न्यू जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है। इट इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंड ओरिजिन प्लस बी प्राइम प्लस डबल बी प्राइम इंटू पी प्लस बी प्राइम माइनस बी डबल प्राइम इंटू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू माइनस रखोगे या प्लस रखोगे वो इनसे डिसाइड कर लेना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बी प्राइम एंड बी डबल प्राइम गिवन होंगे, आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ पी एंड क्यू ब्रांच या फिर आर ब्रांच पूछ लेंगे, ठीक है। आर ब्रांच में आपके पास यहाँ पे माइनस होता है एंड क्यू हो जाता है पी की जगह पे, ठीक है। सो पी कैन टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू एंड क्यू कैन टेक बोथ पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, अब रोटेशन स्पेक्ट्रा हो गया, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हो गया, रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हो गया, दोनों मिक्स हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। सो द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज गिवन बाय, जिसको हम न्यू 00 से रिप्रेजेंट करते हैं, ई प्राइम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ वन लेवल माइनस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ लेवल 2 एंड 1 बाय न्यू ई बार माइनस 1/4 एक्स ई बार इंटू न्यू ई बार। जस्ट ये दो लेवल्स का मैंने डिफरेंस लिखा है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर आपके पास मैक्सिमम फॉर्मूलाज हैं एंड वेटेज भी उसका उतना ही है, वेटेज भी सबसे ज़्यादा है। सो आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन कह रहा हूँ, फॉर्मूलाज को लिखिए, बार बार समझिए उसके अंदर किस टर्म का क्या मतलब है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। बार 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 देर इज ओनली वन वे जिससे कि आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। लिखना है, बार बार लिख के देखो, ठीक है। एंड आई होप कि मतलब 1-2 दिन में हो जाएंगे, आई गारंटी। मुझे याद हो गए हैं, जस्ट मैंने आपको ट्यूटोरियल में कराया, फिर पीवाईक्यू में 1-2 बार रिपीट किया एंड अब फॉर्मूला शीट में कर रहा हूँ। तो मुझे भी 3 से 4 बार लिखने के बाद ये फॉर्मूलेज याद हो गए हैं। सो आप लोगों को भी हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। अब लेजर पर आते हैं, लेजर यूनिट पे। सो लेजर में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स। ये डेरिवेशन से आता है A21 डिवाइड बाय B21 B12 डिवाइड बाय B21 एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय KBT -1। इस एनर्जी डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं उस फॉर्मूले से जो कि हमने प्लैंक ने हमें दिया था। प्लैंक का फॉर्मूला क्या था, 8πh न्यू क्यूब डिवाइड बाय c क्यूब एक्सपोनेंशियल h न्यू बाय KBT -1। दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। उसके बाद जब इन दोनों फॉर्मूलाज को हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है A21 बाई B21 का रेशियो, जो कि 8πh न्यू क्यूब बाई c क्यूब के इक्वल होता है, एंड B12 B21 इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे। तो आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको रखना है कि these are the population of molecules in energy level E1 and energy level E2, जो कि हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है आपके पास, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है एग्जाम में क्वेश्चन। सो इसको बड़े अच्छे से कर लेना। एग्जाम मतलब नोट्स में लिखा हुआ था कि देयर विल बी वन पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। दिस इज द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजिंग एक्शन टू टेक प्लेस इन कैविटी। कैविटी के अंदर जहां पर आपके पास मिरर 1 एंड मिरर 2 होता है, ये क्या हो गया, मिरर 1 एंड मिरर 2 होता है, जिनके बीच का सेपरेशन d होता है। R1 R2 मिरर्स की रिफ्लेक्टिविटीज होती हैं। सो द कंडीशन इज कि R1 इंटू R2 एक्सपोनेंशियल 2 गामा माइनस अल्फा इंटू d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर आपको थ्रेशोल्ड कंडीशन चेक करनी है तो इसको इक्वल टू 1 कंसीडर कर लेंगे। फॉर ग्रेटर देन 1 वी विल सी कि एम्पलीफिकेशन होगा हमारी लेजर का, ठीक है। सो R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्टिविटीज ऑफ मिरर 1 एंड 2। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था पीवाईक्यू का, जहां पे आपको R1 और R2 गिवन थे। गामा आपके पास होता है थ्रेशोल्ड गेन, अल्फा होता है इंटरनल लॉस कोफिशिएंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अल्फा को 0 कंसीडर कर लो, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था पीवाईक्यू के क्वेश्चन में। डी आपके पास होता है सेपरेशन बिटवीन टू मिरर्स, और यू कैन से द लेंथ ऑफ गेन मीडियम। इस मीडियम में जहां पर गेन होता है दैट इज लेंथ ऑफ गेन मीडियम, एंड इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूलेज में आप डी लिखो या एल लिखो, सेम बात है, ठीक है। समझ आ गया, कर लोगे अब।
सो गाइज इतना ही है लेज़र के अंदर। मैंने सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। एक बार जब आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे तो आपको खुद से एक बार अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। एंड एग्ज़ाम के अंदर जस्ट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, बिलीव रखना कि आपने इतना सारा प्रैक्टिस किया है, बहुत सारे पीवाईक्यूज, बहुत सारे ट्यूटोरियल क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। कंफ्यूज मत होना, बड़े ही शांत दिमाग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आते होंगे उन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करना, ताकि बाद में उनमें गलती करने के चांस ना हो। एंड जो भी जिन क्वेश्चन में आप अटकोगे वो आप बाद में लास्ट में ट्राई करना, ठीक है। सो अप्रोच ऐसी रखना क्वेश्चन पेपर के अंदर, कोशिश करना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ, बिकॉज इस पेपर के अंदर आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा। सो ट्राई करना कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओ, विश्वास रखना अपने ऊपर, आपने बहुत सारे मतलब पढ़ा है तो वो काम आएगा पेपर में, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगा, डोंट वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आप लोगों के लिए एक मैसेज, थैंक यू फ्रॉम माई साइड्स फॉर बीइंग अ सच अ सपोर्टिव ऑडियंस, फॉर इतना आपके लिए इतना आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ट्रस्ट देने के लिए मुझे। आई रिमेंबर जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था सेमेस्टर 2 के अंदर, तो मैं किसी भी रेंडमली किसी भी रूम में जाता था, LH वहाँ पे अपना फ़ोन रखता था, माइक में वीडियोस बनाता था। उस टाइम पे बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था कि वीडियोस बना रहा हूँ, कोई देखेगा नहीं देखेगा। बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, मतलब दिल में। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर वहाँ से उसके बाद आपने देखा होगा कि फिर मेरी वीडियोस रुकी ही नहीं। मैंने हर सब्जेक्ट की वीडियो बनाई, जितना आप लोगों ने कहा कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, यहाँ इस टॉपिक को कवर करो, ये कवर करो, मैंने सब कवर किया। सो आप लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू गाइज। बाकी आप सबके एग्जाम के लिए, करियर के लिए, लाइफ के लिए दिल से बेस्ट विशेज। थैंक यू फॉर बीइंग सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और याद रखना, आपका ये पेपर सबसे अच्छा होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।